नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नमिंदर संधू पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इतिहास, जिसमें हमारा आज का जो विषय है वो रहेगा मुगल काल में जो शाहजहाँ है, मुगल बादशाह शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जहांगीर को पढ़ा है। अगला जो बादशाह है जहांगीर के बाद बनता है शाहजहाँ रहेगा। शाहजहाँ का शासनकाल की बात करें तो शाहजहाँ का शासनकाल रहता है 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक। मुगल काल का हम देखेंगे यह पांचवा बादशाह रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जो शाहजहाँ का काल है शक्ति की प्रकाष्ठा का काल रहता है। शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहाँ ने न केवल मुगल काल जो था, जो मुगलों का जो साम्राज्य था उसे स्थापित रखा, बल्कि उसे विकसित भी किया। शाहजहाँ के समय हम देखेंगे शांति सुरक्षा व संपन्नता की दृष्टि से देखा जाए तो शाहजहाँ का काल जो मजबूती के साथ खड़ा था। किसके साथ? मजबूती के साथ, यानी एक मजबूत शासन काल रहा शाहजहाँ का, अगर हिंदुस्तान को शाहजहाँ के समय देखा जाए तो। और शाहजहाँ का काल मुगल काल का स्वर्ण काल भी रहता है। मुगल काल में हम देखेंगे जो शाहजहाँ का काल है वो क्या था? स्वर्ण काल कहलाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहाँ का काल है जो स्वर्ण काल केवल स्थापत्य को लेकर ही रहा है। शाहजहाँ ने साम्राज्य विस्तार भी किया तथा इसके समय कुछ विद्रोह भी हुए। तो इससे पहले हम बात करेंगे जो शाहजहाँ का जन्म है कब होता है। शाहजहाँ का जन्म हम देखेंगे, शाहजहाँ का जो जन्म है लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में 1592 ईस्वी को होता है। लाहौर में 1592 ईस्वी को होता है। और इनके पिता का नाम जहांगीर, वह माता, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी जगत गोसाई, जो जोधपुर के उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है। शाहजहाँ के विवाह की बात करें तो इनका विवाह आसफ खान की पुत्री, जो जनता गुट का सदस्य था, आसफ खान की पुत्री थी अर्जुमांदुवन बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से भी इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से भी जाना गया, जिनसे इनका विवाह होता है शाहजहाँ का। तथा इसके बाद हम देखेंगे जैसे ही 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ कहाँ पर थे? तो शाहजहाँ उस समय दक्षिण भारत में थे। तो दिल्ली के तख्त पर हम देखेंगे जब मुगल काल का जो तख्त है, इस तख्त पर किसे विराजमान कर दिया जाता है? दवार बख्श को। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे 1628 में दक्षिण भारत से उत्तर भारत यानी अपने सिंहासन के लिए आ टपकते हैं शाहजहाँ क्या करते हैं? दवार बख्श को खदेड़ देते हैं यहाँ से, तथा 1628 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। यहाँ पर राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक है शाहजहाँ का कब होता है? 1628 ईस्वी में होता है। इसके बाद कुछ विद्रोह होते हैं शाहजहाँ के समय। हम देखेंगे सबसे पहला जो विद्रोह है बुंदेलखंड का विद्रोह। कौन सा है? बुंदेलखंड का विद्रोह होता है। कब से लेकर कब तक? यह रहेगा 1628 से लेकर 1635 ईस्वी तक। जब जुझार सिंह के द्वारा हम देखेंगे, जुझार सिंह के द्वारा अनावश्यक जनता पर टैक्स लगाया जाता है। जनता पर अनावश्यक टैक्स से इतना धन एकत्रित कर लिया जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या लगाया जाता है? टैक्स वसूल किया जाता है जनता से अनावश्यक। जब शाहजहाँ को इस बात का पता चलता है, किसे? शाहजहाँ को इस बात का पता चलता है कि अनावश्यक टैक्स है जो जनता से वसूल किया जा रहा है, तो शाहजहाँ क्या करते हैं? इसकी जांच शुरू करते हैं। शाहजहाँ के द्वारा जांच शुरू की जाती है। तब
जुझार सिंह है जो बुंदेलखंड चले जाते हैं। तो शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है, जुझार सिंह पर आक्रमण कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। और शाहजहां का शासनकाल का यह प्रथम अभियान रहेगा। शाहजहां के शासनकाल का हम देखेंगे प्रथम अभियान रहेगा जो बुंदेलखंड का अभियान है। कब है, 1628 ईस्वी से लेकर के 35 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद होता है, हम देखेंगे एक सिखों का विद्रोह भी होता है, सिखों के साथ भी होता है। तो वो रहता है 1628 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में सिखों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह। इसमें होता क्या है, सिख गुरु हरगोविंद सिंह के खेमे में शाहजहां का बाज चला जाता है, जिसे सिखों के द्वारा देने से मना कर दिया जाता है। इसे बाज प्रकरण भी कहा जाता है, जिससे लेकर मुगलों व सिखों के मध्य वैमनस्य बन जाती है, या वैमनस्यता बन जाती है, या विरोध की भावना रहती है इनमें। इसके बाद हम देखेंगे खान-ए-जहां लोधी 1628 से लेकर के 31 ईस्वी तक, 1628 से लेकर के 31 ईस्वी तक का जो समय है, इसमें खान-ए-जहां लोधी का विद्रोह भी होता है। किसका, खान-ए-जहां लोधी का विद्रोह होता है। इसके बाद अगला विद्रोह है जो महत्वपूर्ण विद्रोह है, 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों का विद्रोह। किसका, पुर्तगालियों का विद्रोह हो जाता है। होता कहाँ पर है पुर्तगालियों का विद्रोह, बंगाल में। पुर्तगाली जो है, इन्हें नमक का एकाधिकार दे रखा था। किसका, नमक का एकाधिकार प्राप्त था। पुर्तगाली बाद में क्या करते हैं, उदंड व्यवहार करने लगते हैं। पुर्तगाली लूटमार करने लगते हैं तथा लोगों को जबरदस्त, जो लोग हैं इनको जबरदस्त क्या है, ईसाई बनाना शुरू कर देते हैं। तो शाहजहां के द्वारा आदेश दिया जाता है, शाहजहां के द्वारा इनका दमन करने का या दंडित करने का आदेश दिया जाता है। शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया जाता है तथा जो पुर्तगाली हैं, इनकी जो शाही महिलाएं हैं, इन्हें शाहजहां के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है, पुर्तगाल की जो महिलाएं हैं। इसी के साथ 1632 में पुर्तगालियों का विद्रोह है जो दबा दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां का जो साम्राज्य विस्तार है, लेकिन उससे पहले हम इसको ढंग से देख लें जो हमने अब तक पढ़ा है शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहता है, 1627 से 1657 ईस्वी तक रहता है। मुगल काल का जो स्वर्ण काल है कहलाता है शाहजहां का शासनकाल, स्वर्ण काल रहता है। जो मुगल काल में हम देखेंगे भैभव की प्रकाष्ठा थी, शक्ति अपनी चरम शक्ति पर था मुगल काल। शाहजहां के काल में हम देखें, इससे पहले हमने देखा अकबर के द्वारा खूब साम्राज्य विस्तार किया जाता है, जहांगीर के द्वारा उसे बनाए रखता है, जहांगीर उन्हें बनाए रखते हैं। लेकिन जहांगीर के समय जो कंधार है मुगलों के हाथ से निकल जाता है, और इसीलिए जहांगीर का काल है जो कलुषित काल भी कहलाता है, कंधार खो जाने के कारण। तो शाहजहां का काल है जो शांति, सुरक्षा और संपन्नता की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा। शाहजहां ने न केवल अपने साम्राज्य को बनाए रखा बल्कि इसे और भी विकसित किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं शाहजहां का जो जन्म है, शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में कहाँ होता है, लाहौर में होता है तथा इनकी माता जगत गोसाई थी, जिनके पिता उदय सिंह जोधपुर के शासक थे, राजपूत परिवार से थी जगत गोसाई जो है, ठीक है। आसफ खां का विवाह जो है, इनका विवाह किससे होता है, आसफ खान की पुत्री अर्जमांदू बन बेगम से होता है, जिसे इतिहास में किस नाम से जाना गया है, मुमताज़ महल के नाम से भी जाना गया है। विवाह किससे होता है, अर्जमांदू बन बेगम, जिसे किस नाम से जाना गया है, मुमताज़ महल के नाम से भी जाना गया है। फिर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां है जो हम देखेंगे उसकी मृत्यु के समय कहाँ थे, तो दक्षिण भारत में थे, और उस समय दिल्ली के तख्त पर, या हम कहेंगे हिंदुस्तान की सत्ता पर किसे बिठाया जाता है, द्वार बख्श को
बिठा दिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत से आते ही दरबार बख्श को सिंहासन से हटा दिया जाता है और शाहजहाँ शासक बनते हैं, मुगल बादशाह बनते हैं। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का राज्याभिषेक होता है। और इसके बाद हम देखेंगे जो शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार है, या हम देखेंगे इसके समय जो विद्रोह होते हैं, कौन कौन से विद्रोह होते हैं। बुंदेलखंड का विद्रोह होता है। कौन सा? बुंदेलखंड का 1628 से 1635 तक। किसके द्वारा? जुझार सिंह के द्वारा। जुझार सिंह के द्वारा जनता पर अनावश्यक टैक्स वसूल किया जाता है, काफ़ी धन एकत्रित कर लिया जाता है। जब इसकी शिकायत मिलती है शाहजहाँ को, तो शाहजहाँ क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं, किसकी? अनावश्यक टैक्स की। तो जुझार सिंह है जो बुंदेलखंड चले जाते हैं और शाहजहाँ द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया था जुझार सिंह पर। और प्रथम अभियान रहता है यह शाहजहाँ का अपने शासनकाल में, जो बुंदेलखंड का अभियान रहता है। इसके बाद हम देखेंगे 1628 में सिखों का विद्रोह होता है। सिख खेमे में शाहजहाँ का एक बाग चला जाता है गुरु हरगोविंद सिंह के खेमे में। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं जो उन्हें मना कर देते हैं बाज देने से। इसे बाज प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है तथा यहीं से वमनस्यता बन जाती है सिख और मुगलों के मध्य। इसके बाद जो अगला विद्रोह है वो किसका होता है? 1628 ईस्वी से 31 ईस्वी तक होता है। इनके मध्य हम देखें खाने जहां लोधी का विद्रोह होता है। उसके बाद 1632 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यह विद्रोह। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है बंगाल में, तथा पुर्तगालियों को यहाँ पर नमक का एक अधिकार प्राप्त था, लेकिन पुर्तगालियों का व्यवहार काफ़ी उदंड हो जाता है तथा वह मनमर्जी करने लगते हैं और यहाँ पर लूट मार मचाते हैं, लूट मार करने पर आ जाते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर दिया जाता है। इसी के साथ शाहजहाँ क्या करते हैं? यह इन्हें दमन करने का यानी कुचलने का आदेश देते हैं तथा इनको दमन इनका कर दिया जाता है और इनकी जो स्त्रियाँ हैं उन्हें शाहजहाँ के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहाँ का जो साम्राज्य विस्तार है। शाहजहाँ के द्वारा साम्राज्य विस्तार में हम देखेंगे सर्वप्रथम जो 1633 ईस्वी का समय है, इसमें अहमदनगर को विजित कर लिया जाता है। अहमदनगर का जो सुल्तान है वो कौन था? सुल्तान की बात करें तो यहाँ सुल्तान था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। अहमदनगर की विजय कब होती है? 1633 में। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। और शासक कौन था? सुल्तान हुसैन शाह। इसके बाद हम देखेंगे अगली विजय है बीजापुर और गोलकुंडा की। 1636 ईस्वी में संधि हो जाती है। मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण क्या था? जब मुगलों का दबाव क्या था? बढ़ रहा था। मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण गोलकुंडा संधि कर लेता है। संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? संधि के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। शाहजहाँ के नाम का यहाँ खुतबा पढ़ा जाता है और सिक्के भी प्रचलित करवाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1636 ईस्वी में बीजापुर। 1636 ईस्वी में ही जो बीजापुर है, बीजापुर को भी शाहजहाँ के द्वारा विजिट कर लिया जाता है। बीजापुर से भी संधि हो जाती है। तो बीजापुर का शासक कौन था? बीजापुर का शासक आदिल शाह रहता है। बीजापुर का शासक आदिल शाह रहता है। इसके बाद हम देखेंगे जो कंधार है, कंधार की बात करेंगे। कंधार जो है जहांगीर के काल में हम देखेंगे 1622 ईस्वी में मुगलों से छिन जाता है, जिसे बाबर के द्वारा विजिट किया गया था। सर्वप्रथम कंधार को बाबर के द्वारा विजिट किया गया। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए थे। किसने? बाबर ने। और पानीपत कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण रहता है 21 अप्रैल 1526 को। लेकिन चौथा आक्रमण किस पर किया था? कंधार पर किया था और इस कंधार को अपने अधीन किया था। यही कंधार जब 1622 में मुगलों से छिन गया था। लेकिन शाहजहाँ के समय क्या होता है? 1634 ईस्वी में कंधार का शासक है जो अली मर्दान के द्वारा
स्वयं ही सौंप दिया जाता है। अली मर्दान के द्वारा स्वयं ही सौंप दिया जाता है मुगलों को, सौंप दिया जाता है मुगलों को। इस प्रकार से हम देखेंगे जो शाहजहाँ के समय 1634 में कंधार भी इनके अधीन हो जाता है मुगलों के, लेकिन 1648 और 49 का जो समय, इस समय जो कंधार है हमेशा के लिए मुगलों से दूर चला गया, मुगलों से छिन गया, हमेशा के लिए मुगलों से छिन जाता है, मुगलों से छिन जाता है कंधार। अब दक्षिण की नीति हम देखें, दक्षिण की नीति में क्या होता है शाहजहाँ के समय, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा जो है इन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है, लेकिन अहमदनगर को पूर्णतः क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसकी जो शक्ति है पूर्णतः दबा दी जाती है, इसका दमन कर दिया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो शाहजहाँ की दक्षिण नीति है, अन्य जो मुगल शासक रहे उनमें हम देखेंगे, उनकी अपेक्षा देखा जाए तो शाहजहाँ की जो दक्षिण भारत की नीति है या दक्षिण नीति है वो काफ़ी हद तक क्या रहती है, सफल रहेगी। शाहजहाँ की जो दक्षिण नीति है सफल रहेगी। 1634 ईस्वी में हमने देखा अली मर्दान ने कंधार को सौंप दिया, लेकिन 1634 ईस्वी में ही तिब्बत के राजा द्वारा, तिब्बत का राजा द्वारा क्या किया जाता है, शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। फिर से रिपीट कर लेंगे हम इनके जो विद्रोह हैं या इनकी विजय हैं शाहजहाँ के समय की। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले विद्रोह की बात करेंगे, बुंदेलखंड का जो विद्रोह है, साम्राज्य विस्तार की हम फिर से चर्चा करेंगे। साम्राज्य विस्तार में हम देखेंगे सर्वप्रथम हम देखेंगे 1633 ईस्वी में। कब? 1633 ईस्वी में किसे, अहमदनगर को विजित किया जाता है। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। और यहाँ का शासक कौन रहता है? हुसैन शाह। अहमदनगर को मुगलों के द्वारा 1633 ईस्वी में विजित कर लिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। यहाँ का शासक कौन था? अहमदनगर का हुसैन शाह था। इसके बाद आता है गोलकुंडा और बीजापुर 1636 ईस्वी में। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के साथ संधि हो जाती है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव को गोलकुंडा, मुगलों का जो बढ़ता हुआ दबाव है उसे गोलकुंडा सहन नहीं कर पाता और संधि कर लेता है। और इस संधि के परिणाम स्वरूप होता क्या है, यहाँ पर शाहजहाँ के नाम के सिक्के भी चलाए जाते हैं तथा शाहजहाँ के नाम से कुतबा भी पढ़ा जाता है गोलकुंडा में। इसके बाद है 1636 ईस्वी में, फिर उसी सन में 1636 ईस्वी में बीजापुर की संधि होती है। बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह रहता है और बीजापुर व गोलकुंडा इनके अधीन आ जाते हैं। 1622 ईस्वी में मुगलों से जो कंधार छिन जाता है, किसके समय? जहांगीर के समय। और 1634 ईस्वी में उसी कंधार को अली मर्दान स्वयं अपने हाथों से मुगलों को सौंप देता है और 1648-49 में हमेशा के लिए मुगलों से कंधार फिर से छिन जाता है। अगर दक्षिण भारत की नीति की बात करें तो शाहजहाँ के समय देखा जाए तो दक्षिण भारत की नीति है जो काफ़ी हद तक सफल रहती है। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया जाता है तथा अहमदनगर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। और 1634 में तिब्बत का शासक उत्तरी भारत में हम देखें शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इससे पहले हम देखेंगे जो अकबर के समय है, बाबर के समय है, दक्षिण में इनका कुछ नहीं बना। और जहांगीर के समय भी मलिक अंबर है जो जिसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है, उसका विरोध हुआ और दक्षिण में कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन शाहजहाँ के समय दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा और जो अहमदनगर है इन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराधिकार का संघर्ष है जो शाहजहाँ के समय होता है। उत्तराधिकार संघर्ष, जिसकी जानकारी हमें बर्नियर के द्वारा भी मिलती है। बर्नियर के द्वारा अपनी पुस्तक ट्रैवलर्स इन दी
मुगल एम्पायर में दी गई है। किसमें? बर्नियर के द्वारा अपनी पुस्तक ट्रैवलर्स इन दी मुगल एम्पायर में इसकी जानकारी मिलती है। और मुगल काल में होता क्या था, जब बादशाह की मृत्यु हो जाती थी उसके समय संघर्ष व गृह युद्ध का कारण बन जाता था। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो उस समय भी संघर्ष का कारण बनता है। प्रत्येक मुगल बादशाह होता है जब उनके समय ऐसी स्थितियाँ बन जाती थी। तो ऐसा ही होता है जब शाहजहाँ क्या होता है, शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं। शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं। शाहजहाँ जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, झरोखा दर्शन देना बंद कर दिया जाता है। झरोखा दर्शन देना बंद कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, दुश्चिंताएँ बढ़ने लगती है। जो दुश्चिंताएँ हैं या चिंताएँ हैं वो क्या है, बढ़ने लगती हैं। अब मुगल काल का जो प्रत्येक उत्तराधिकारी है, शाहजहाँ का प्रत्येक राजकुमार है, शहजादा है, वो क्या है, भारत की सत्ता पर या हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के लिए उत्सुक रहता है, ललायित रहता है। तो जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ की कुल 14 संतान थी। शाहजहाँ के कितनी संतान रहती हैं? शाहजहाँ के हम देखेंगे 14 संतान थी, जिसमें से 7 जीवित थी, 7 जीवित अभी भी थी, जिसमें उसके 4 पुत्र थे। यहाँ पर हम उनके 4 पुत्रों की बात करेंगे। 4 पुत्रों में हम देखेंगे, सबसे पहले रहते हैं मुराद, उसके बाद शाहशुजा, उसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब, और एक थे दारा। औरंगजेब के 4 पुत्र थे और चारों ही हम देखेंगे मुगल काल में अलग अलग कोनों में। यहाँ पर हम देखेंगे इससे पहले तो हम देखेंगे इन चारों के मध्य क्या होता है, उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता है। इनमें क्या होता है, युद्ध होते हैं। इनमें युद्ध मुख्य रूप से हम देखें तो 5 युद्ध होते हैं। 5 युद्ध होते हैं इन चारों में, उत्तराधिकार को लेकर 5 युद्ध होते हैं, जिसे हम कोड में देखें तो BDSK भी कहेंगे। सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध होता है। यह कब होता है? 1658 ईस्वी में। 3 1658 में होते हैं और चौथा 5वां 1659 में होते हैं। बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा? धर्मत का युद्ध। उसके बाद होता है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। उसके बाद होता है खजवा या खजुआ का युद्ध। उसके बाद हम देखेंगे दोराई, इसे दोराई या देवराई का युद्ध भी कहते हैं। देवराई का युद्ध भी कहते हैं। इस प्रकार से 5 युद्ध होते हैं। उत्तराधिकार को लेकर स्थितियां काफ़ी गंभीर बन जाती हैं। तो प्रत्येक मुगल जो राजकुमार था, शहजादा था, उत्सुक था भारत की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी स्थितियाँ कैसी रहती हैं। जैसा कि हम देखेंगे यह भारत की स्थिति है। इस प्रकार से भारत का जो मैप है हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली का क्षेत्र है या आगरा का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है। संपन्नता की दृष्टि से जो बड़े सूबे हैं यहाँ पर हम देखेंगे बंदरगाह हैं जो व्यापार वाणिज्य को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण रहते थे। यहाँ पर राजकुमारों को सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुराद रहते हैं। जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ का सूबेदार मुराद रहता है। और ये जो बंगाल है, बंगाल का सूबेदार कौन रहेगा? बंगाल का सूबेदार रहेगा शाहशुजा। कौन रहेंगे? शाहशुजा। और दारा रहेंगे, आगरा में ही थे, शाहजहाँ के साथ ही थे। तो जो दक्षिण का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब दक्षिण में था। तो चारों कोनों पर हम देखेंगे शहजादे हैं
और बीच में मुगल बादशाह शाहजहाँ। जब शाहजहाँ बीमार पड़ता है तो इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। तो पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। प्रथम युद्ध हम देखेंगे बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध होता है फरवरी 1658 ईस्वी में। इसमें होता क्या है, एक तरफ तो होती है शाही सेना, शाही सेना जिसमें सुलेमान शिको, सुलेमान शिको वह मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे। शाही सेना है जो इनके सेनापति तब में युद्ध में भाग लेती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कौन रहता है, शाह सूजा, शाह सूजा जो बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार था। युद्ध की स्थितियां कैसे होती हैं, जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं, शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं। उनके द्वारा दारा शिको है जो उनका बड़ा पुत्र है, दारा शिको को क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकार घोषित कर दिया जाता है। जो दारा शिको हैं, जो दारा हैं, उन्हें अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है जब शाहजहाँ बीमार पड़ते हैं। और शाह सूजा अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र कर देता है बंगाल में, मुराद गुजरात में। लेकिन औरंगजेब अपनी कूटनीति का अनुसरण करते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित नहीं करता और वह तख्त की तरफ निकल पड़ता है। तो इनके मध्य युद्ध होता है। युद्ध कहाँ पर होता है हम देखेंगे, शाह सूजा यहाँ से निकलते हैं, बंगाल से बनारस की तरफ चलते हैं, बहादुरपुर पहुँचते हैं। यहाँ से शाही सेना निकलती है और बनारस से 5 किलोमीटर दूर जो बहादुरपुर का स्थान है, यहाँ पर इनके मध्य युद्ध होता है, जिसमें किसकी प्रजा होती है, शाह सूजा की प्रजा होती है। और शाह सूजा को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, शाह सूजा यहाँ से भाग जाता है और शाही सेना विजय हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे जो अगला युद्ध है, दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध है, धर्मत का युद्ध। अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, जिसमें शाही सेना में भाग लेते हैं जसवंत सिंह और दूसरे औरंगजेब और मुराद। 1658 ईस्वी में होता है यह युद्ध भी, 1658 में होता है। इसमें हम देखेंगे शाही सेना, एक तरफ शाही सेना, दूसरी तरफ हम देखेंगे मुराद व औरंगजेब, औरंगजेब की सम्मिलित सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। इससे पहले औरंगजेब एक कूटनीतिक चाल चलता है। 1658 में युद्ध के समय हम देखेंगे यहाँ से क्या करता है, मुराद को अपने साथ सम्मिलित कर लेता है, साम्राज्य के बंटवारे की बात करता है कि पहले इनको समाप्त कर दिया जाए, स्वयं मिलजुल कर शासन करेंगे। और मुराद औरंगजेब की बातों में आ जाता है और दोनों की सेनाएं हैं यहाँ पर सम्मिलित हो जाती हैं। तो शाही सेना व मुराद औरंगजेब के साथ शाही सेना का युद्ध होता है, जिसे हम धर्मत का युद्ध कहते हैं। धर्मत उज्जैन से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, उज्जैन से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर हम देखेंगे लगभग इस क्षेत्र में हम देखेंगे धर्मत का युद्ध होता है, जिसमें शाही सेना की पराजय होती है, मुराद व औरंगजेब की विजय हो जाती है, शाही सेना पराजय हो जाती है। और शाही सेना में कौन थे, जोधपुर के राजपूत शासक जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जब परास्त होकर जोधपुर चले जाते हैं तो इनकी पत्नी के द्वारा दुर्ग के किवाड़ हैं, जो दरवाजे हैं, वो नहीं खोले जाते, क्योंकि राजपूत जो वीर हैं, योद्धाओं की जाति है। तो जसवंत सिंह की जो रानी है वो कहती है कि राजपूत जो वीर स्त्रियां हैं कभी युद्ध से भागे हुए पति को जो दुर्ग के दरवाजे हैं नहीं खोलती, उनसे कोई संबंध नहीं रखती। तो जसवंत सिंह को यहाँ से वापस जाना पड़ता है। और इस शाही सेना में हम देखें जसवंत सिंह के साथ
कासिम खां भी इस युद्ध में भाग लेता है। कासिम खां भी इस युद्ध में भाग लेता है। तो इसी के साथ ही यह युद्ध भी औरंगजेब के द्वारा विजित कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा युद्ध होता है। कौन सा? तीसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध है जो मई 1658 ईस्वी में होता है। कब होता है? मई 1658 ईस्वी में होता है। यह युद्ध शाही सेना, जिसमें हम कहेंगे दारा स्वयं होते हैं, वर्सेस हम देखें तो मुराद व औरंगजेब की सम्मिलित सेनाएं इसमें भाग लेती है, जिसमें दारा की क्या होती है? पराजय होती है, और औरंगजेब और मुराद जो है इनकी विजय हो जाती है। और आगरा पर औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। किस पर? आगरा पर। आगरा पर किसका अधिकार हो जाता है? औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। और सामूगढ़ की जो पराजय है वो दारा और भारत का भाग्य बदल देती है। दारा और भारत का भाग्य बदल कर रख देती है, क्योंकि जो दारा था वह अकबर की भांति उदार व्यक्तित्व का, और जो औरंगजेब था वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसमें कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी। तो औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर शाहजहाँ को कैद कर लिया जाता है। किसे? शाहजहाँ को कैद कर आगरा की मुसम्मन एक बुर्ज रहता है, मुसम्मन बुर्ज में रखा जाता है। और जैसे ही आगरा पर नियंत्रण कर लेता है औरंगजेब, तो जो मुराद है इसे ग्वालियर के किले में डाल दिया जाता है। मुराद को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। इसी के साथ ही तीसरा युद्ध महत्वपूर्ण रहता है। तीसरा युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मई 1658 ईस्वी में औरंगजेब का जो अधिकार है किस पर हो जाता है? आगरा पर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो युद्ध है खजुआ का युद्ध। कब होता है? जनवरी 1659 ईस्वी को होता है। यह युद्ध शाह सूजा और किसके मध्य होता है? औरंगजेब के मध्य होता है। औरंगजेब के मध्य होता है। इसमें औरंगजेब की विजय होती है, सूजा इसमें परास्त होता है। सूजा क्या करता है? अराकान की तरफ भाग जाता है, और यहीं पर इसकी बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला युद्ध होता है, पांचवा युद्ध है जो अंतिम युद्ध है। यह किसके मध्य होता है? यह दोराई का युद्ध या देवराई का युद्ध। देवराई या दोराई का युद्ध होता है। कब होता है? मई 1659 को। किन किन के मध्य होता है? तो इसमें दारा और औरंगजेब इस युद्ध में भाग लेते हैं, जिसमें दारा की फिर यहाँ पर हम देखेंगे पराजय होती है। औरंगजेब यहाँ पर विजित होता है। दारा इसमें पराजित होता है, जिसका कारण रहता है एक बलूची सरदार। कौन था? एक बलूची सरदार था जिसका नाम था मलिक जीवन। इसके द्वारा विश्वासघात किया जाता है। विश्वासघात किया जाता है और दारा को पकड़ लिया जाता है, तथा दारा को मृत्यु दंड की सजा भी सुनाई जाती है। औरंगजेब के द्वारा न्यायाधीशों को इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाने का भी कहा जाता है। और जिसका प्रत्यक्षदर्शी कौन रहता है? प्रत्यक्षदर्शी रहता है बर्नियर। यहाँ पर दारा की पराजय और देवराई का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? बर्नियर था। बर्नियर के द्वारा दारा की मृत्यु का आंखों देखा हाल भी
सुनाया जाता है और वर्णन किया जाता है। और बाद में दिल्ली की गलियों में, आगरा की गलियों में या शहरों की गलियों में दारा का जो शव है, दारा के शव को शहर में घुमाया जाता है, शहर में घुमाया जाता है तथा इसे विद्रोही शहजादा भी कहा जाता है। और बाद में इसे हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है, मकबरे के पास जो दारा है, दारा को दफना दिया जाता है। इसी के साथ एक उदार व्यक्तित्व का भी यहाँ पर नरसंहार हो जाता है, जिसकी जानकारी हमें बर्नियर भी देता है। बर्नियर के द्वारा अपनी पुस्तक ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर में सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। बर्नियर ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है अपनी पुस्तक ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर में। तो इसी के साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर औरंगजेब है जो गद्दी नशीन हो जाता है, सत्ता पर उसका अधिकार हो जाता है। तो फिर से हम यहाँ पर देख लेंगे जो उत्तराधिकार के युद्ध हैं, 4 युद्ध हैं, उनकी जानकारी हम यहाँ फिर लेंगे ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। उत्तराधिकार का जो संघर्ष है, उत्तराधिकार के संघर्ष की जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? उत्तराधिकार के अंदर जो संघर्ष है उसकी जानकारी हमें बर्नियर की पुस्तक ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर से प्राप्त होती है। होता क्या है, जब शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं और झरोखा दर्शन बंद कर देते हैं, झरोखा दर्शन नहीं देते, तो आम जन में यह दुश्चिंता पड़ जाती है कि शाहजहां है जो मृत्यु हो गए हैं। लेकिन उससे पहले शाहजहां की बात करें तो अपना एक पुत्र दारा शिको, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त भी कर देते हैं। दारा शाहजहां के कितनी संतान थी? कुल 14 संतान थी, जिसमें से 7 जीवित थी और यह मुमताज महल के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और उन 7 संतानों में हम उनकी बात करेंगे, उनके 4 पुत्रों की, जिनमें हम देखेंगे दारा थे, मुराद थे, शाह सूजा थे, औरंगजेब। और इन चारों के मध्य गद्दी को लेकर संघर्ष होता है, क्योंकि जब शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं तो ये चारों ललायत होते हैं, भारत की सत्ता के लिए उत्सुक रहते हैं। इन चारों के मध्य संघर्ष होता है, गृह युद्ध होते हैं। तो इनके मध्य 5 मुख्य रूप से युद्ध होते हैं, जिनमें बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का, खजुआ का और दराई का युद्ध होता है। तो इनमें हम देखेंगे प्रथम जो युद्ध है वो किन किन के मध्य होता है। प्रथम युद्ध होता है बंगाल का जो सूबेदार है शाह सूजा और उत्तराधिकारी शाहजहां के द्वारा जो निर्वाचित किया गया है वो कौन है? दारा। दारा शाही सेना को भेजता है किसके खिलाफ? शाह सूजा। शाह सूजा बंगाल से चलकर बहादुरपुर आ जाता है और सुलेमान शिको और मिर्जा जयसिंह और शाह सूजा के मध्य युद्ध होता है, जिससे शाह सूजा परास्त होकर भाग जाता है। अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। यहाँ पर शाही सेना वर्सेस मुराद और औरंगजेब की सेनाएं सम्मिलित होती हैं। शाही सेना में जसवंत सिंह व कासिम खान हैं जो यह सेनापतित्व करते हैं। और उज्जैन के निकट धर्म का जो युद्ध है वह होता है, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है, शाही सेना परास्त हो जाती है। जसवंत सिंह जब वापस जोधपुर जाते हैं तो इनकी जो रानी है उनके द्वारा दुर्ग के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। धर्मत के बाद अगला युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इस युद्ध में आगरा पर अधिकार हो जाता है किसका? औरंगजेब का। यह युद्ध होता है दारा वर्सेस मुराद व औरंगजेब की सम्मिलित सेनाओं के साथ, जिसमें दारा परास्त होता है, औरंगजेब विजय होते हैं। औरंगजेब कोई युद्ध नहीं हारा, लगातार 5 मैचों की सीरीज है जिसमें 4 लड़ता और चारों जीतता है। और यहाँ पर हम देखेंगे इस युद्ध ने भारत का व दारा का भाग्य ही बदल दिया, क्योंकि एक उदार व्यक्तित्व का जो धनी है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और एक कट्टर सुन्नी मुसलमान यहाँ पर भारत की गद्दी पर बैठ जाएगा आगे के युद्धों में। यहाँ पर हम देखेंगे इस पराजय के साथ ही औरंगजेब का नियंत्रण आगरा पर हो जाता है और शाहजहां को कैद कर आगरा के मुसम्मन बुर्ज में रखा जाता है और मुराद को भी यहाँ पर जकड़ दिया जाता है। काम ले लिया, इसे काम निकाल लिया और इसे ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। इसके बाद है अगला युद्ध खजुआ का युद्ध। चौथा युद्ध है जनवरी 1659 में होता है। सूजा वर्सेस औरंगजेब। फिर से सूजा यहाँ से भाग निकलता है जान बचाकर अराकान की तरफ। बाद में इसकी
मृत्यु हो जाती है। पांचवा व अंतिम युद्ध होता है देवराई का युद्ध होता है, देवराई का युद्ध होता है। यह होता है 1659 अप्रैल 1659 को। कब होता है? अप्रैल 1659 को। दारा वर्सेज औरंगजेब, इसमें दारा परास्त होता है, औरंगजेब विजित होता है। दारा को एक बलूची सरदार मलिक जीवन के द्वारा विश्वासघात के साथ पकड़ा दिया जाता है और दारा को न्यायाधीशों के माध्यम से यहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाता है, जिसका प्रत्यक्षदर्शी रहता है बर्नियर, इसका वर्णन करता है। और जब दारा का जो शव है उसे शहर में घुमाया जाता है, लोगों द्वारा चीख चिल्लाया जाता है और कपड़े फाड़कर दारा का शोक भी मनाया जाता है। और बाद में इसे हुमायूं के मकबरे के साथ ही दारा को दफना दिया जाता है। और इसका प्रत्यक्षदर्शी है जो बर्नियर है। बर्नियर उस समय सती प्रथा का उल्लेख भी करता है। यहाँ पर हम देखेंगे किस इतिहासकार के द्वारा मुगल काल में सती प्रथा का वर्णन किया गया है शाहजहाँ के समय, तो वो है बर्नियर। तो इसी के साथ ही औरंगजेब है जो गद्दी पर बैठ जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो इतना समय देने के लिए सभी साथियों का, मित्रों का बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।